गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आप सबको अधिगम अक्षमता के वर्गीकरण के बारे में बताऊंगी कि अधिगम अक्षमता का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। अधिगम अक्षमता वाले जो छात्र छात्राएं हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। इसको जानने से पहले, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में अधिगम अक्षमता क्या होती है उसके बारे में बताया। अधिगम अक्षमता मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बनी होती है। पहला शब्द होता है अधिगम, दूसरा शब्द होता है अक्षमता। अधिगम का अर्थ सीखने से होता है, जबकि अक्षमता का अर्थ क्षमता के अभाव से होता है। यानी किसी वजह से, ज्यादातर न्यूरोलॉजिकल वजह से जब हम चीजों को सीख नहीं पाते हैं, जबकि सीखने के पर्याप्त अवसर, सीखने के पर्याप्त संसाधन हमारे पास होते हैं, परंतु कुछ खास कारणों वजह से, ज्यादातर न्यूरोलॉजिकल वजहों से हम चीजों को सीख नहीं पाते हैं, तो वो अधिगम अक्षमता के अंतर्गत आते हैं। अधिगम अक्षमता का वर्गीकरण मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग ढंग से किया है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने उद्देश्यों के आधार पर अधिगम अक्षमताओं को विभिन्न भागों में बांटा है। उसमें से सबसे जो सामान्य वर्गीकरण है, उसके अनुसार अधिगम अक्षमता मुख्यतः 5 प्रकार की होती है, या अधिगम अक्षमताओं का वर्गीकरण हम 5 आधारों पे कर सकते हैं। सबसे पहले हम उन आधारों के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो आधार क्या है और उस आधार पर अधिगम अक्षमता को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आधार है वो है पठन अक्षमता, यानी कि रीडिंग डिसेबिलिटी। यानी कि बच्चे किसी भी शब्द को पढ़ नहीं पाते हैं, और उन छात्र छात्राओं से जिनसे उसकी उम्र, उनकी कक्षा के हिसाब से उम्मीद की जाती है कि वो आसानी से शब्दों को पढ़ सकते हैं, परंतु वो कुछ न्यूरोलॉजिकल वजहों से उन चीजों को नहीं पढ़ पाते हैं, उनको हम पठन अक्षमता के अंतर्गत रखते हैं। पठन अक्षमता के अंतर्गत हम 2 तरह के डिसऑर्डर्स को रखते हैं। उसमें सबसे पहला है डिस्लेक्सिया और दूसरा है अलेक्सिया। फर्स्ट है डिस्लेक्सिया और दूसरा है अलेक्सिया। तो पठन अक्षमता के आधार पर हम डिसेबल चिल्ड्रन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, या पठन अक्षमता के आधार पर जो बालकों का वर्गीकरण है उसमें 2 तरह के बालक हमारे सामने आते हैं। पहला डिस्लेक्सिया और दूसरा अलेक्सिया। दूसरा वर्गीकरण है भाषा संबंधी अक्षमता। भाषा संबंधी अक्षमता कहने का मतलब होता है कि ये बच्चे भाषा यानी अपने लैंग्वेज में, उनके लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम होती है, उनकी स्पीच में कुछ प्रॉब्लम होती है, जिनकी वजह से वो चीज़ों को आराम से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जो कि उसकी उम्र के जो सामान्य बच्चे होते हैं वो आराम से एक्सप्रेस कर पाते हैं। भाषा संबंधी अक्षमता के आधार पर बालकों को 2 प्रकार में फिर बांटा गया है। उसमें पहला है अफेजिया और दूसरा है डिस्फेजिया। फर्स्ट है अफेजिया और दूसरा है डिस्फेजिया, जिसके बारे में डिटेल में हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो वर्गीकरण है वो है लेखन अक्षमता। लेखन अक्षमता का अर्थ होता है कि जब बालक चीजों को ठीक तरीके से लिख नहीं पाता है, उसमें लिखने संबंधी अक्षमता पाई जाती है, तो वो इस डिसऑर्डर के अंतर्गत या इस आधार के अंतर्गत विभाजित किए जाते हैं। उसमें सबसे पहला है डिस्प्रैक्सिया और दूसरा है डिस्ग्राफिया। डिस्प्रैक्सिया और दूसरा है डिस्ग्राफिया। ठीक है, नेक्स्ट है भावबोधक अक्षमता। यानी इस तरह के बालिकाएं या छात्र छात्राएं अपने भावों को ठीक ढंग से कुछ कारणों से दूसरों को समझा नहीं पाते। इसके अंतर्गत हम 2 तरह के बालकों को रखते हैं। उसमें सबसे पहला है हकलाना और दूसरा है तुतलाना। हकलाना और तुतलाना को हम भावबोधक अक्षमता के अंतर्गत रखते हैं। 5वां वर्गीकरण है गणितीय अक्षमता, यानी मैथमेटिकल डिसेबिलिटी। मैथमेटिकल डिसेबिलिटी के अंतर्गत डिसकैलकुलिया डिसऑर्डर को हम रखते हैं। जो गणितीय अक्षमता संबंधी या डिसकैलकुलिया डिसऑर्डर होता है, इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं, साइन जो बने होते हैं, यानी गणितीय चिन्ह, संकेत,
उनको अच्छी तरह समझ नहीं पाते। कभी कभी वह जो बालक होते हैं वो इन सिंबल्स से डर इतना जाते हैं कि वो उनको जनरली गणित से एक तरह का भय उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये 5 वर्गीकरण हैं जिसके आधार पर हम डिफरेंट डिसऑर्डर को रखते हैं, जिसमें पहला वर्गीकरण पठन था, दूसरा लेखन था, तीसरा भाषा था, चौथा भावबोधक था और 5वां गणितीय संबंधी अक्षमता था। एक और वर्गीकरण है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है। वो वर्गीकरण जो है ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है, जो कि 2011 में हमारे समक्ष आया था। इसके आधार पर डिसएबिलिटी को टोटल 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि डिसएबिलिटी टोटल 10 टाइप्स की होती है, जिसमें सबसे पहला है डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया को हम पढ़ने संबंधी विकार कहते हैं, यानी डिसलेक्सिया में जो बालक होते हैं वो चीजों को पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, दूसरा वर्गीकरण है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया को हम लेखन संबंधी विकार कहते हैं, यानी कि यहाँ पे बालक लिख नहीं पाते हैं, चीजों को जानते हैं अच्छी तरह है परंतु किसी कारणवश लिख नहीं पाते हैं। डिसलेक्सिया जो पहला हमने वर्गीकरण बताया वो ज्यादातर हमारे समाज में दिखाई देता है, जहाँ बच्चे जो स्मॉल अल्फाबेट होता है जिसमें बी और डी में कंफ्यूज हो जाते हैं, पी और क्यू में कंफ्यूज हो जाते हैं। सेकंड वर्गीकरण डिस्ग्राफिया था, जिसमें लेखक संबंधी अक्षमता पाई जाती है कि इसमें बालक जो होते हैं अपनी चीजों को समझ तो जाते हैं परंतु लिख नहीं पाते हैं। थर्ड वर्गीकरण है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया का मतलब होता है गणितीय कौशल संबंधी विकार। गणितीय कौशल संबंधी विकार का मतलब होता है कि इस तरह के जो बालक होते हैं वो मैथमेटिकल जो साइन सिंबल होता है उसको आसानी से समझ नहीं पाते हैं, वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के जो सिंबल्स होते हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्गीकरण है डिसफेक्सिया। डिसफेक्सिया बेसिकली वाक संबंधी डिसऑर्डर है। वाक संबंधी मतलब होता है स्पीच डिसऑर्डर है। इसमें बालक क्या होते हैं, चीजों को आसानी से समझ लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसको बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये डिसफेक्सिया के अंतर्गत आता है। डिसफेक्सिया मतलब वाक संबंधी विकार, यानी कि स्पीच संबंधी डिसऑर्डर। नेक्स्ट है आपका डिसफेक्सिया। डिसफेक्सिया का मतलब होता है लेखन व चित्रांकन संबंधित डिसऑर्डर। इसके अंतर्गत क्या होता है, बालक केवल लिख नहीं पाते बल्कि चित्र संबंधी जो बातें होती है उसको भी आसानी से समझ नहीं पाते। साधारणतः क्या होता है, जब कोई चीजें हमको समझ में नहीं आती हैं तो हम उसको एक पिक्चर देके बताते हैं कि ये चीजें होंगी और ये चीजें इसमें नहीं है, परंतु इस तरह के बालक जो डिसफेक्सिया के शिकार होते हैं वो तो ना तो लेखन में अपनी बातों को स्पष्ट कर पाते हैं, न ही चित्र के द्वारा अपनी बातों को स्पष्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट वर्गीकरण है डिसऑर्थोग्राफिया। डिसऑर्थोग्राफिया बेसिकली वर्तनी संबंधी विकार होता है। डिसऑर्थोग्राफिया यानी वर्तनी संबंधी विकार, जिसको हम इंग्लिश में स्पेलिंग डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें बालक क्या होता है, स्पेलिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, पोस्ट को मोस्ट लिख देंगे, ठीक है, उनको एक जैसा लगता है ये सब चीजें। नो को नो लिख देंगे, KNOW को NO लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह की स्पेलिंग संबंधी जो विकार वाले बच्चे होते हैं उसको हम डिसऑर्थोग्राफिया कहते हैं। नेक्स्ट है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर मतलब होता है स्वर्ण संबंधी विकार, यानी कि बालक चीजों को देख रहा है लेकिन उसको सुन नहीं पाता। जब अध्यापक उसको बोलता है परंतु वो उसकी प्रोसेसिंग सही तरीके से नहीं कर पाता है, तो इसको हम ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के अंतर्गत रखते हैं। फिर नेक्स्ट डिसऑर्डर है विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर को हम हिंदी में कहते हैं दृश्य परसेप्शन यानी प्रत्यक्षीकरण विकार। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो दृश्य बालकों के समक्ष आता है, बालक उसका ठीक ढंग से ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाता है, वो कुछ पार्ट्स पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाता है और ओवरऑल एज अ होल चीजों को परसीव नहीं कर पाता है। नेक्स्ट वर्गीकरण है सेंसरी इंट्रीगेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। यहाँ का मतलब सेंसरी इंट्रीगेशन का मतलब होता है इंद्रिय समन्वय। जब भी कोई बात बोला जाता है बच्चों आपको, तो क्या होता है, उस पर इंद्रियों का समन्वय बहुत जरूरी होता है। अर्थात जो बोला गया और जो ब्लैक बोर्ड पे कोई बातें लिखी गई, तो आंख उसमें समन्वय दिखाता है, हाथ समन्वय दिखाता है, आपका कान समन्वय दिखाता है, लेकिन इंद्रिय संबंधी जो डिसऑर्डर होता है, समन्वय संबंधी डिसऑर्डर, इसमें
इंद्रियों में आपस में समन्वय स्थापित नहीं हो पाता है, इसलिए वो चीजों को समझ नहीं पाते हैं। और लास्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर, जिसको हम संगठनात्मक पठन संबंधी विकार कहते हैं। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है, इसमें जो बालक होता है, उसमें ऑर्गेनाइजेशनल जो कैपेसिटी होता है वो बहुत कम होता है, वो चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इतना पोर्शन आप लोग आज पढ़िएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर कोई आपको चीजें इस पर्टिकुलर पार्ट में कोई दिक्कत है तो आप कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज आपको क्लास में मैंने आपको समझाया कि लर्निंग डिसऑर्डर का वर्गीकरण आप किस हिसाब से करते हैं। उसमें पहला वर्गीकरण का आधार बताया और दूसरा जो है सबसे रिसेंट क्लासिफिकेशन है उसको बताया। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसकी डिटेल पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।